नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शिवारे आपका एक बार फिर बहुत स्वागत करता हूं महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में करंट अफेयर के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और नेशनल पार्टी वाले टॉपिक से बात की। ये उसी का दूसरा पार्ट आप कह सकते हो, जिसमें हम बात कर रहे हैं कुछ प्रमुख संविधान संशोधन की, जिनका सरोकार आपकी 2022 की एमपीपीएससी प्री परीक्षा से है। वीडियो हेल्दी हो, लंबा ना हो, इसलिए हमने दो भागों में उसको ब्रेक कर लिया है और उसमें हम अब बात करने वाले हैं दो प्रमुख अमेंडमेंट की। सबसे पहला है 104वां संविधान संशोधन, है ना। ये आपको याद रखना है। 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है। अभी तक आप जानते ही हैं हमारे संविधान में कुल 105 संशोधन हो चुके हैं, ये सेकंड लास्ट है। तो 104वां संविधान संशोधन क्या कहता है, इससे पीएससी ने कब क्वेश्चन पूछा, इससे जुड़े हुए मामले से उसकी बात करेंगे और 105वें नंबर के अमेंडमेंट को जानेंगे। 105वें नंबर का अमेंडमेंट और 104वें नंबर का अमेंडमेंट दोनों ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इनकी चर्चा करते हैं। देखिए, आर्टिकल 34 में संशोधन हुआ है, संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के जरिए। आपको पता है हमारे संविधान में सामाजिक न्याय की बात प्रस्तावना में की गई है और सामाजिक न्याय का सरोकार इस बात से भी है जो समाज के सबसे कमजोर और वंचित वर्ग हैं उनको मुख्य धारा में लाया जाए। उसके लिए कई सारे तरीके हमारी गवर्नमेंट्स अपनाती है, कई सारे स्पेशल प्रोविजन संविधान करता है। उसी में एक प्रोविजन है रिजर्वेशन, कि वो समुदाय जो ऐतिहासिक कारणों से कमजोर रहे, सामाजिक आर्थिक तौर पर, स्पेशली राजनीतिक तौर पर, उनको मुख्य धारा में लाया जाए। तो संविधान निर्माताओं ने आर्टिकल नंबर 330 से लेकर 334 तक, 334 तक लोकसभा और विधानसभाओं में दो समुदायों के लिए, दो वर्गों के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की। एक वर्ग था शेड्यूल कास्ट और दूसरा वर्ग था शेड्यूल ट्राइब्स। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स वो वर्ग हैं जो 1935 के अधिनियम में परिभाषित थे और बाद में हमने हमारे संविधान में भी इनको इन्हीं नाम से जाना, है ना। संविधान के आर्टिकल नंबर 366 क्लॉज 24-25 में SC/ST को परिभाषित किया गया है। अभी जब संविधान बनाया गया तो लोकसभा और विधानसभा में, याद रखिएगा, राज्यसभा में कोई रिजर्वेशन नहीं है, विधान परिषदों में कोई रिजर्वेशन नहीं है। रिजर्वेशन अगर हम सीटों की बात कर रहे हैं तो लोकसभा में है और विधानसभा में है, और केवल दो वर्गों को है, अनुसूचित जाति यानी SC, अनुसूचित जनजाति यानी ST, और आधार है जनसंख्या, कि उस राज्य में उनकी कितनी जनसंख्या है, उस अनुपात में उस राज्य की सीटों में उनके लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है। अब याद रखना है आपको आर्टिकल नंबर 330, 331, 332 और 333, क्योंकि 334 तो हम बात करेंगे। 330 में क्या लिखा हुआ है? 330 में लिखा हुआ है कि जो SC और ST हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति हैं, उनको लोकसभा की सीटों में आरक्षण होगा। लोकसभा, महिलाओं को आरक्षण नहीं है, OBC को रिजर्वेशन नहीं है, पंचायतों में है, नगर पालिकाओं में है, लोकसभा की बात कर रहे हैं हम लोग। तो लोकसभा में SC और ST वर्ग को आरक्षण होगा। यहीं से 2018 में क्वेश्चन आया पीएससी में कि लोकसभा में SC समुदाय के लिए कितनी सीटें रिजर्व हैं। आप जानते हो कि 543 सीटें हैं लोकसभा में, उनमें से 84 अनुसूचित जाति वर्ग के लिए रिजर्व है, आपको याद रखना है। और आप जानते भी हो इसी प्रकार ST के लिए है 47। इन 543 में से 47 सीट अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए रिजर्व हैं, यानी इन सीटों पर केवल उसी वर्ग के लोग चुनाव लड़ सकते हैं। यानी ये निश्चित है कि इतने मेंबर SC/ST के संसद में, लोकसभा में पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, है ना। आपको बता दूं कि इनमें से, इन 47 में से 6 तो केवल मध्य प्रदेश में आती हैं। मध्य प्रदेश में ST के लिए लोकसभा में 6 सीटें रिजर्व हैं, आप जानते हो, जबकि SC के लिए 4 सीटें रिजर्व हैं। देश में 84 हैं और ST के लिए 47 है। तो 330 में SC/ST को लोकसभा में रिजर्वेशन की बात की गई है, लोकसभा सीटों में, सॉरी। इसी प्रकार 331 में लिखा हुआ था कि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन, आंग्ल भारतीयों
के लिए सीटें रिजर्व होंगी, उनका मनोनयन होगा। राष्ट्रपति को यह शक्ति था कि आंग्ल भारतीय समुदाय, आंग्ल भारतीय मतलब वो समुदाय जो नस्ल से तो अंग्रेज हैं लेकिन जिन्होंने आजादी के समय भारत में रहना पसंद किया और नागरिकता की परिभाषा के अंदर का तो भारत के नागरिक कहलाए। तो जो भारत के नागरिक हैं लेकिन नस्लीय तौर पर अंग्रेज थे, उनको आंग्ल भारतीय कहा गया। अब चूंकि उनका समुदाय उतना है नहीं और अब सब भारतीय हो चुके हैं, आजादी के 75 सालों बाद कौन एंग्लो इंडियन और कौन इंडियन, सभी इंडियन हो गए है ना। तो शुरुआत में उनके लिए 2 सीटें रिजर्व की गई, अब नहीं है, वो हम बताएंगे, उसी के लिए अमेंडमेंट हम पढ़ रहे हैं। फिर है 332। 332 की अगर हम बात करें तो जो हमारी विधानसभाएं होती हैं, याद रखना मैं विधान परिषदों की बात नहीं कर रहा हूं, हर राज्य में अनिवार्यता विधानसभा होगी। विधान परिषद तो केवल 6 राज्यों में है। तो हर विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए कुछ सीटें रिजर्व है। ये डिपेंड करता है कि वहां पर आबादी का अनुपात क्या है। कुछ राज्यों में एससी के लिए नहीं है तो कुछ राज्यों में एसटी के लिए नहीं है, लेकिन अगर वहां आबादी है तो उनको रिजर्वेशन मिलता है। तो हर राज्य में अलग अलग सीटें रिजर्व होंगी एससी एसटी के लिए विधानसभा में। अब मैं सब राज्यों की तो लिस्ट बड़ी हो जाएगी, आपको एमपी का बता दें क्योंकि आप एमपी से हो और परीक्षा एमपीपीएससी के नाम से है। तो हमारे यहाँ विधानसभा में 230 सीटें हैं, जिनमें एससी के लिए 35 रिजर्व हैं और एसटी के लिए 47। आप जानते ही हो मध्य प्रदेश की आबादी में 20-21% एसटी है जबकि 15 से 16% एससी है। चूंकि एसटी ज्यादा है इसलिए विधानसभा सीटें भी ज्यादा रिजर्व उनके लिए हैं और लोकसभा की भी उनके लिए रिजर्व ज्यादा है। तो इस प्रकार 332 के तहत हर राज्य में विधानसभा की सीटें निर्धारित की गई रिजर्वेशन वाली एससी और एसटी के लिए। इसी प्रकार 333 में यह कहा गया कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा में वहां का राज्यपाल एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता है। तो लोकसभा में 2 राष्ट्रपति 331 के तहत और विधानसभा में 1 राज्यपाल 333 के तहत। इन्हीं 4 आर्टिकल्स को लेकर संशोधन हुआ है। क्यों? क्योंकि जब संविधान बनाया गया तो यह कहा गया कि 10 सालों के लिए ऐसा रिजर्वेशन है, केवल 10 सालों के लिए। यानी 1950 में 26 जनवरी को जब संविधान लागू हुआ तो उसके 10 सालों बाद ये रिजर्वेशन समाप्त होना था। लेकिन चूंकि सरकार ये बात जानती है कि जिस उद्देश्य से रिजर्वेशन दिया गया था वो जातियां अभी भी उतनी मुख्य धारा में नहीं आ पाई हैं, इसलिए इस टेन्योर को बढ़ाया गया, इस कार्यकाल को बढ़ाया गया और उसके लिए संविधान में संशोधन किया गया। ऐसे संशोधन कई बार हुए 10-10 साल के लिए। अभी हाल ही में 26 जनवरी 2020 को ये कार्यकाल खत्म हो जाता, एससी एसटी और एंग्लो इंडियंस के लिए जो रिजर्वेशंस लोकसभा और विधानसभा में है वो खत्म हो जाता। इसलिए सरकार ने उस रिजर्वेशन को बनाए रखने के लिए संविधान में 104वें नंबर का संशोधन किया, 2020 में किया। ठीक है, 2020 आपको याद रखना है। और याद रखना है कि इस अमेंडमेंट के माध्यम से अमेंडमेंट 334 में हुआ, क्योंकि 330 से लेकर 333 तो आप समझ गए किस किस को रिजर्वेशन। 334 में लिखा हुआ था कि अगर इस अवधि में कोई बढ़ोतरी करनी है या इसे समाप्त करना है तो संशोधन 334 में होगा, 334 में होगा। 334 में अमेंडमेंट हुआ और 2 अमेंडमेंट हुए। पहली बात तो जो एससी और एसटी है उसके कार्यकाल को उनके रिजर्वेशन को 10 साल के लिए फिर बढ़ा दिया। 2020 से 2030 तक ये रिजर्वेशन कायम रहेगा। सरकार चाहे तो 2030 में अमेंडमेंट करके इसको और बढ़ा सकती है या चाहे तो ना बढ़ाए, लेकिन 2030 तक एससी एसटी को रिजर्वेशन बढ़ चुका है 334 में अमेंडमेंट करके। जबकि और कहां पर? लोकसभा विधानसभा दोनों जगह। जबकि जो एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्वेशन था लोकसभा में 2 सीटें और विधानसभा में 1 सीट है, इसे समाप्त कर दिया गया। यानी अब से 104वें संविधान संशोधन होने के बाद से ना तो कोई एंग्लो इंडियन का नॉमिनेशन होगा लोकसभा में और ना ही किसी राज्य की विधानसभा में, क्योंकि अब कानूनन तौर पर यह समाप्त कर दिया गया है। तो इस अमेंडमेंट से आप 2 बातें सीख गए होंगे कि एससी एसटी और एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्वेशन 10 साल की अवधि के लिए था, समय समय पर इसे बढ़ाया गया।
इस बार जो अमेंडमेंट हुआ उसने SC ST के रिजर्वेशन को लोकसभा विधानसभाओं में तो बढ़ा दिया 10 साल, लेकिन जो एंग्लो इंडियंस हैं उनके रिजर्वेशन को हमेशा के लिए कर दिया समाप्त। ये 104वें नंबर का संशोधन है और यहां से कुछ डेटा आपको मिले होंगे, अगर आपको याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, आप इनको लिख भी सकते हो क्योंकि 2018 में क्वेश्चन आया, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। पूछा गया लोकसभा में SC के लिए कितनी सीटें रिजर्व हैं, आपके सामने बोर्ड पर लिखी हुई है मैंने 84, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। SC वो ST की पूछ सकता है। अब अगर हम आगे बढ़े तो 105वां संविधान संशोधन याद रखिएगा, इसके लिए 27वें नंबर का बिल आया था। बिल बाद में पारित होने के बाद कानून में, अधिनियम में तब्दील हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा 105वें नंबर के बाद में अभी तक 106वां संविधान संशोधन नहीं हुआ है ना। होगा तो उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन अब आपके एग्जाम में वो नहीं आएगा। आपका पेपर बन चुका होता है 1 महीने सवा महीने पहले, तो अब उसको सोचने की जरूरत नहीं है। सरकार कल लाए परसों लाए, आपका प्री हो उस दिन लेकर आए, कोई दिक्कत नहीं। आपको 105 तक पढ़कर जाना है। 105वें नंबर का जो संविधान संशोधन है ये 2021 में संपन्न हुआ और ये अमेंडमेंट आपको स्पेशली जानना है क्योंकि इस अमेंडमेंट से आप बहुत कुछ जान सकते हो जो हो सकता है कि आप अभी तक ना जानते हो। क्योंकि 105वां संविधान संशोधन इसलिए लाया गया क्योंकि 102वां संशोधन हुआ। मैं बहुत संक्षेप में बताता हूं, पहले जो चीजें लिखी हुई हैं उनको समझ लो, फिर इसकी हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहली बात, क्वेश्चन सीधा आ सकता है कि संविधान में कितने संशोधन हुए हैं? 105 हुए हैं। अभी तक कितने बिल आ चुके हैं? 127। इसका मतलब क्या है? 127 बिल में से 105 तो पास हो पाए, 22 ऐसे बिल होंगे जो किसी कारण से पास नहीं हो पाए होंगे। और ये बिल साधारण बिल नहीं थे, संविधान संशोधन बिल थे, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल थे, है ना। अभी संशोधन क्या हुआ? तो इस संशोधन के माध्यम से संविधान में कहां कहां अमेंडमेंट हुआ? तो संविधान में एक आर्टिकल नंबर 242A है, 338B और 366 का खंड 26, खंड 26C पूरा लिख दे रहा हूं मैं, 26 क्लॉज C, इनमें संशोधन हुए। यानी ये 3 वो आर्टिकल हैं जो 102वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। क्यों जोड़े गए थे वो भी बताएंगे। इन तीनों में क्या किया गया? संशोधन किया गया है। और सामाजिक व शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्गों की पहचान करने और सूची बनाने का अधिकार राज्य व यूनियन टेरिटरी को दे दिया गया है। ठीक है, राज्य अपने हिसाब से अलग अलग जातियों को OBC की लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। अब इसको बहुत तसल्ली से समझिएगा और ध्यान से सुनिएगा ताकि ये बात पूरी समझ पाओ आप। 2018 में भारत सरकार ने संविधान में संशोधन किया 102वें नंबर का, 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2018। इसके तहत क्या हुआ? इसके तहत जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास था, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जो 1993 में बना था इंदिरा साहनी जजमेंट के बाद। इंदिरा साहनी जजमेंट वही जिसमें पिछड़े वर्गों को, OBC को 27% आरक्षण को वैध मान लिया गया था और बाद में सरकार ने संसद से कानून बनाकर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया 1993 में। 14 अगस्त, तारीख बता दे रहा हूं, 14 अगस्त 1993, और उसको दर्जा दिया गया एक वैधानिक संस्था का, स्टेटरी बॉडी का, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं थी। सरकार ने पिछड़े वर्गों के विकास को और बढ़ावा देने के लिए, पिछड़े वर्गों की जो संस्था उसको और मजबूत करने के लिए 102वें संविधान संशोधन के माध्यम से नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दे दिया। तो आज आपको मालूम होना चाहिए कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एक वैधानिक संस्था ना होकर एक संवैधानिक संस्था हो गया। और उसके लिए आर्टिकल जोड़े गए थे 3, जिसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट है 338B। 338 में लिखा है नेशनल कमीशन फॉर SC शेड्यूल कास्ट, 338A में लिखा हुआ है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, जनजातियों के लिए, और 338B जोड़ दिया गया नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग।
और आप जानते हो हर वो चीज संवैधानिक होती है जिसका उल्लेख, जिसका जिक्र संविधान में हो। तो 338 भी संविधान का एक आर्टिकल है, तो ये संस्था कैसी हो गई? संवैधानिक हो गई। इसके अलावा 102वें संविधान संशोधन के तहत एक तो ये आर्टिकल जोड़ा गया था, दूसरा आर्टिकल जोड़ा गया 342 से। यहीं से मामला गड़बड़ हो गया। 342 ए में ये लिखा गया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जाम्स होते हैं, संघ सरकार की जो नौकरियां होती हैं, उसमें किसे ओबीसी माना जाएगा? क्योंकि आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण है, जबकि राज्यों में अलग अलग है। जैसे एमपी में 14 था, उसको 7 गया। ये मामला अभी कोर्ट में भी है, किसी राज्य में 13% है, किसी में अलग अलग प्रतिशत है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में ओबीसी का रिजर्वेशन अलग होता है, स्टेट में नौकरियों में, एजुकेशन में अलग होता है। तो कौन ओबीसी होगा? ये पावर मिल गए किसको? राष्ट्रपति को, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये 342 ए के तहत। यहां से ज्यादा दिक्कत ये हुई कि राज्यों में कौन सी जाति ओबीसी होगी, ये राज्यपाल की रिकमेंडेशन पर राष्ट्रपति तय करेगा। यानी कुल मिलाकर राष्ट्रपति, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में पावर आ गई। अभी तक ओबीसी में कौन सी जातियां होंगी, नहीं होंगी, मतलब अन्य पिछड़े वर्गों में कौन सी जातियां होंगी, नहीं होंगी, ये कौन तय करता था? स्टेट गवर्नमेंट। और ये पावर किसको दे दिया आपने? सेंट्रल गवर्नमेंट को। इसका खूब विरोध उस समय संसद में इस पर खूब चर्चा हुई। उस समय जो मंत्री थे थावरचंद गहलोत साहब, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, मंत्रालय उनके पास था, उन्होंने भी आश्वासन दिया राज्यों को कि हम इस प्रकार राज्यों के अधिकार को नहीं प्राप्त करेंगे, हम इसका रास्ता निकालेंगे। क्योंकि भारत में जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसके अनुकूल नहीं था ये अमेंडमेंट। लेकिन फिर भी ये पावर किसको मिल गए? सेंट्रल को, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती थी कि पावर वापस स्टेट को दी जाए। उसके लिए उन्होंने क्या किया, उसकी हम बात करेंगे, है ना। और 366 के 26 में क्या लिखा हुआ है? तो उसमें यह बताया गया कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग कौन होंगे, यानी एक तरीके से पिछड़े वर्ग कौन होंगे, उनको परिभाषित करने की जानकारी कहां से मिलती है? 20, उनकी परिभाषा कहां मिल जाती है? 26C में, है ना। तो ये 3 आर्टिकल जोड़े गए। जिसमें दिक्कत कहां आई? अभी तक ओबीसी में कौन सी जातियां होंगी, नहीं होंगी, ये स्टेट तय करते थे। पावर आ गया सेंट्रल के पास। स्टेट ने इसका खूब विरोध किया और मामला बाद में सुप्रीम कोर्ट भी गया। लेकिन इसका पूरे घटनाक्रम का 105वें संविधान संशोधन से क्या मतलब है? तो मैं बता दूं कि इसका संबंध है मराठा आरक्षण से। 2021 में जो बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी और शिवसेना की, बाद में फिर शिवसेना ने कांग्रेस के साथ मिलकर अलग सरकार बनाई। 2021 में जो सरकार थी, उस समय मुख्यमंत्री थे देवेंद्र फडणवीस साहब। उन्होंने मराठाओं को आरक्षण दे दिया, शिक्षा में 12% और नौकरियों में 13%। इस आरक्षण को जब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ओबीसी जाति तय करने का अधिकार सेंट्रल के पास है। 102वां संविधान सही है। तो कुल मिलाकर मराठा आरक्षण पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने तो सहमति दी थी, लेकिन उस पर रोक किसने लगा दी? सुप्रीम कोर्ट ने, ये कहते हुए कि ये अधिकार तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, कौन सी जाति ओबीसी में होंगी नहीं होंगी तय करने का। तो 102वें संविधान संशोधन को सही मान लिया, मराठा आरक्षण को उन्होंने सही नहीं माना। सेंट्रल गवर्नमेंट बड़ी तकलीफ में आ गई क्योंकि राज्य उसके खिलाफ हो जाते, क्योंकि राज्यों के पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पहुंच चुके थे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिव्यू पिटीशन लगाई जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो सरकार बहुत परेशान थी कि कैसे हम दोबारा राज्यों को ये पावर दे पाए कि ओबीसी की पहचान वो खुद करें। क्योंकि एक जाति मध्य प्रदेश में ओबीसी में है, हो सकता है उत्तर प्रदेश में ना हो, उत्तर प्रदेश में जो ओबीसी में हो सकता है वो हमारे यहाँ एससी में हो। तो ये इससे थोड़ी दिक्कतें थी, इसलिए राज्यों के पास ये अधिकार होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से बात बनी नहीं तो सरकार फिर पहुंची संसद के पास, और संसद में उन्होंने बिल पेश किया 127वें नंबर का। और इस बिल के माध्यम से उन्होंने जो ओबीसी जातियों, ओबीसी में कौन सी जाति होंगी और नहीं होंगी, ये पावर दोबारा किसको दे दिया? स्टेट को। संसद में सभी दलों का समर्थन था और ये जो बिल पास हुआ इससे बना 105 संविधान संशोधन। तो ये पूरी कहानी थी कि 102वें संविधान संशोधन से जो पावर्स थी वो सेंट्रल के पास पहुंच गई। 105 के तहत वही पावर ओबीसी होंगी दोबारा किसको दे दी गई?
स्टेट्स को, और इस प्रकार ये विवाद सॉल्व हो गया। अभी तक 105 अमेंडमेंट हो चुके हैं। क्वेश्चन आ सकता है आर्टिकल 342 से 338 बी, 366 के क्लॉज 26 का सी, ये तीनों आपको मालूम हो। इन तीनों का संबंध 102वें संविधान संशोधन से है, और अभी पुनः पावर किसको दे दी गई है? स्टेट्स को। ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार हमारे आज के जो टॉपिक्स थे वो कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ होंगी। इनको आप एक बार देख लोगे परीक्षा देने से पहले तो निश्चित तौर पर ये आपको बहुत हेल्पफुल होंगी। हमारी कोशिश यही रहेगी कि और कुछ ऐसे महत्वपूर्ण और ज्वलंत मुद्दे जिनका संबंध आपकी तैयारियों से, आपके अच्छे अंकों से है, हम आपके सामने लाते रहें। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।